तो अब हम लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का पढ़ते हैं। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अब एक पॉइंट आता है कि फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन या फिर बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन या फिर फॉर्मेशन ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन या फिर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो उसका जो कंटेक्स्ट है वो अलग है और इसका कंटेक्स्ट अलग है। अगर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन है तो वो प्राइमरीली डिपेंड करेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर। ठीक है, और सेकेंडरीली डिपेंड करेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पर, H+N की कंसंट्रेशन पर और टेम्परेचर पर, एज जो सारे फैक्टर हमारे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में थे। ठीक है, और जब कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन की बात आती है तो वो प्राइमरीली डिपेंड करेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर। बट अगर रेट ऑफ रेस्पिरेशन की बात हो रही है, ठीक है, तो उसका जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो प्राइमरीली डिपेंड करता है या फिर मेजरली इफेक्ट होता है हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में रेट ऑफ रेस्पिरेशन पे जो फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे होते हैं उसमें रोल ऑफ ऑक्सीजन इज नेग्लिजिबल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेगुलेशन, इन दिस रेगुलेशन, दैट इज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, अब इसके पॉइंटर्स देख लेते हैं। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम्स टू सूट द डिमांड्स ऑफ बॉडी इज डन बाय न्यूरल सिस्टम। ठीक है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर इसको हमने रिप्लेस कर दिया रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के साथ, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा जबकि ऑप्शन में दोनों रहेंगे। ठीक है, तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम्स, ठीक है, इसको हम यही समझेंगे। मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि रेस्पिरेटरी रिदम देख के ना दिमाग में आ जाएगा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ठीक है, जो कि मेड्यूला में है, तो आंसर हम दिखा देंगे मेड्यूला, बट आंसर इसका क्या है, न्यूरल सिस्टम है। एनसीईआरटी के स्टेटमेंट ही आएगी उठ के। ठीक है, और आंसर न्यूरल सिस्टम ही जाना चाहिए उसमें। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट इन मेड्यूला ऑब्लोंगेटा इज प्राइम सेंटर फॉर रेस्पिरेटरी रेगुलेशन। मेन जो रेस्पिरेशन की रेगुलेशन है वो रिदमिक सेंटर जो कि मेड्यूला में है वो ही करता है। ठीक है, नीमोटॉक्सिक सेंटर और कीमोसेंसिटिव एरिया इसकी रेगुलेशन को अफेक्ट करते हैं या फिर बोला जाए रेगुलेट करते हैं। ठीक है, जो हमारी बॉडी में अलग अलग फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंदर जो हमारे पास स्टिमुलस है, जैसे बहुत ज्यादा एक्सेसिव इंस्पायरेशन हो गया तो नीमोटॉक्सिक सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा और वो स्टिमुलेट करेगा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। आ रही बात समझ में? तो वो उसके रोल को रेगुलेट करेगा, वो इनडायरेक्टली हमारे रेस्पिरेशन को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, बट मेन जो रोल है वो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का ही है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्राइम सेंटर। ठीक है, नीमोटॉक्सिक सेंटर प्रेजेंट इन पॉन्स कैन रेगुलेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। अब हमें पता है कि जो नीमोटॉक्सिक सेंटर है और कीमोसेंसिटिव एरिया है वो दोनों के दोनों ही जो हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है मेडुला में सिचुएटेड, उसके फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। बट वही बात आ गई, एनसीईआरटी में लिखा है कि नीमोटॉक्सिक सेंटर प्रेजेंट इन पॉन्स कैन रेगुलेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो आंसर में यही जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रेगुलेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, क्वेश्चन दे भी रखे हैं ऐसे, तो आंसर इसमें न्यूरोटॉक्सिक सेंटर जाएगा, जबकि ऑप्शन में कीमोसेंसिटिव एरिया भी दे रखा होगा, बट स्टिल आंसर न्यूरोटॉक्सिक सेंटर जाएगा क्योंकि एनसीईआरटी में ये लिखा है। ठीक है, न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम दिस सेंटर दैट इज न्यूरोटॉक्सिक सेंटर can reduce the duration of respiration and thereby alter the respiratory rates। ठीक है, एक्सेसिव इंस्पायरेशन हो रहा होता है तो ये क्या करता है, स्विच ऑफ ऑफ इंस्पायरेशन कर देता है जब इंस्पायर हम बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं। ठीक है, ये एल्वियोलाई को बर्स्ट होने से प्रिवेंट करता है, क्योंकि मान लो बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन कर लिया हमने, ठीक है, हवा बहुत ज्यादा अंदर ले ली, तो जो एल्वियोलाई के स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, वो कहते हैं बस कर भाई, और ज्यादा लेगा तो एल्वियोलाई फट जाएंगे, तो वो इसीलिए स्विच ऑफ कर देता है रेस्पिरेशन को। A chemosensitive area is situated adjacent to rhythm center which is highly sensitive to CO2 and H plus ions। CO2 और H plus ions की कंसंट्रेशन को ये हाईली सेंसिटिव होता है, CO2 और H plus ions की कंसंट्रेशन पर। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक पॉइंटर और है कि CO2 और H प्लस ये वाला अब इनके जो रिसेप्टर्स, देखो कीमोसेंसिटिव एरिया CO2 और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को डिटेक्ट कर लेता है।
ठीक है। और अगर इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को आगे मैसेज पहुंचा देता है, ठीक है। बट इसको जो CO2 और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है, ठीक है, ये कहाँ पर बढ़ती है? ये दो जगह दे रखी है एनसीईआरटी में, देखो, एयोर्टिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी। एयोर्टिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी, ये दो जगहें हैं, ये वो हमारी ब्लड वेसल्स हैं जहां पर CO2 और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन सबसे इजीली डिटेक्ट करी जा सकती है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन भी दे रखा है, जैसे क्वेश्चन दे रखा है रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ ब्रेन इज स्टिमुलेटेड बाय, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सेंटर यही है हमारा ब्रेन का रेगुलेटर रेस्पिरेशन रिदम सेंटर, ठीक है। स्टिमुलेटेड बाय CO2 कंटेंट इन वीनस ब्लड, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन आर्टेरियल ब्लड। अब ऑप्शन 3 और 4 ऑक्सीजन के हैं कि ऑक्सीजन कंटेंट इन वीनस ब्लड और ऑक्सीजन कंटेंट इन एट्रियल ब्लड, ठीक है। तो हमें पता है कि ऑक्सीजन का जो रोल है वो इनसिग्निफिकेंट, तो ऑक्सीजन वाले ऑप्शन तो घट ही गए, ठीक है। अब CO2 की बात आई है, तो CO2 की कंसंट्रेशन कौन से हमारी ब्लड वेसल्स में डिटेक्ट कर पाते हैं हम? एयोर्टिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी। अब आर्टरी की बात है और ये भी आर्च आर्टरी ही है, तो आर्टरी में ही हम CO2 की कंसंट्रेशन को सेंस कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो वेन्स है, वेन्स तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी करती हैं, लॉजिक से भी सोचो उसमें क्या डिटेक्ट कर पाएंगे। बट मान लो अगर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके अंदर भी CO2 की कंसंट्रेशन अगर हमें देखने को मिल रही है, इसका मतलब ये है कि ब्रीदिंग नहीं हो पा रही, ऑक्सीजन आ ही नहीं रही और हमें हमारी बॉडी में CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो अगर हम इंस्पायरेशन नहीं कर रहे, हमने ब्रीदिंग रोक लिया, तो हमारी बॉडी जो है उसके अंदर CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आना चाहिए आर्टरीज में, उसमें भी CO2 की कंसंट्रेशन आ जाएगी, ये लगा लो, ठीक है। क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके अंदर CO2 है ही, उसके अंदर कैसे डिटेक्शन होगा। बट अगर मान लो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है आर्टरीज के थ्रू, उसमें भी हमें CO2 देखने को मिल रहा है, तो गड़बड़ है, ठीक है। तो ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही और ऑक्सीजन की कमी हो रही है बॉडी में, ठीक है। और अगर इंस्पायर ब्रीदिंग सही से नहीं हो पा रही तो सबसे पहले डिटेक्शन भी CO2 की कंसंट्रेशन से ही होगा, ठीक है। ये इसको पढ़ लेते हैं पर एनसीईआरटी के पॉइंटर्स स्टेटमेंट्स। अ कीमोसेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू रिदम सेंटर के जस्ट नीचे, व्हिच इज हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड H प्लस आयंस। इंक्रीज इन दीस सब्सटेंसेस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर which in turn signal the rhythm center to make necessary adjustments। अब इस स्टेटमेंट में क्लियरली लिखा हुआ है कि जो कीमोसेंसिटिव एरिया है वो सिर्फ सेंस करता है, ठीक है, CO2 और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को, और कहाँ से? एओर्टिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी, जो कि आर्टरीज है, ठीक है, एट्रियल ब्लड है। तो इसमें जो लिखा था ना स्टेटमेंट की, क्वेश्चन दे रखा था रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ ब्रेन इज स्टिमुलेटेड बाय, ठीक है। तो हमें पता है कि रिदमिक सेंटर है वो दो जगह से स्टिमुलेट होता है, या तो नीमोटॉक्सिक सेंटर से या तो कीमोसेंसिटिव एरिया से। नीमोटॉक्सिक सेंटर से तब होगा जब इंस्पायरेशन बहुत ज्यादा होने लग जाएगा, फिर हम एक्सेसिव इंस्पायरेशन कर लेंगे और एल्वियोलाई बस्ट होने के कगार पर पहुंच जाएंगे, तो निमोटॉक्सिक सेंटर स्विच ऑफ इंस्पायरेशन कर देगा। और कीमोसेंसिटिव एरिया तब एक्टिवेट होगा जब इंस्पायरेशन कर ही नहीं रहे। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है आर्टरीज में फ्लो करता है उस तक में, उसमें भी CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाएगी, ठीक है। मतलब उसके उसमें CO2 के ट्रेसेस देखने को मिलेंगे, तो उस केस में कीमोसेंसिटिव एरिया एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसका आंसर जाएगा रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ ब्रेन स्टिमुलेटेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड इन एट्रियल ब्लड, ना कि वीनस ब्लड, ठीक है, क्योंकि वेन्स में तो होती ही CO2 है। Receptors associated with aortic arch and carotid artery can recognize changes in CO2 and H plus concentration and send necessary signal to the rhythmic center, ठीक है। अब ये कुछ डिसऑर्डर्स दे रखे हैं हमारे रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होते हैं उसके, एस्थमा, ठीक है। एस्थमा में, एस्थमा इज अ डिसऑर्डर ऑफ बोथ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। इसके अंदर जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स है उन दोनों का ही इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इसकी वजह से ब्रीदिंग में दिक्कत आने लग जाती है, या फिर ये बोल सकते हैं स्पाज्म इन ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। अब जहाँ पे भी ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स का जिक्र हो रखा है मतलब वो अस्थमा की बात है। अब एम्फाइसीमा हमें पता है क्रोनिक डिसऑर्डर है, सिगरेट पीते रहेंगे तो एल्वियोलाई की जो वॉल है वो बीच में से ब्रेक डाउन हो जाएगी, ठीक है, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। मेजर कॉज सिगरेट स्मोकिंग एम्फाइसीमा का होता है, क्रोनिक डिसऑर्डर है, बड़ा इंपॉर्टेंट है।
alveolar wall is damaged, respiratory surface decreases. अब ऑक्यूपेशन रेस्पिरेटरी डिजीजेस हमें पता है फाइब्रोसिस और सीलियोसिस. अब फाइब्रोसिस नाम कैसे पड़ा, ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बस, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसका. ठीक है, फाइब्रोसिस हमने इस डिसऑर्डर को नाम इसलिए दिया क्योंकि इसके अंदर फाइब्रस टिश्यू में स्वेलिंग आ जाती है, उसमें प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू हो जाता है. फाइब्रस टिश्यू ट्यूमर की तरह ग्रोथ करने लग जाता है. ग्रोथ प्रोलिफरेट मतलब हाई रेट पर ग्रोथ करने लग जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग आ जाती है. और जो हमारा रेस्पिरेटरी एरिया उसमें भी ब्लॉकेज आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो और ये किस वजह से होता है हमें पता है. इंडस्ट्री में जो जैसे स्टोन के घिसने की इंडस्ट्री है, तो उसमें जो पाउडर है वो हमारी नाक में जाता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी जो कैपेसिटी है या फिर एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो जाती है. कंटिन्यूड एक्सपोजर इन स्टोन ब्रेकिंग एंड ग्राइंडिंग इंडस्ट्रीज causes inflammation leading to fibrosis. इन्फ्लामेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रोलिफरेट हो रहा है. ठीक है, अब बाहर से दिखने पर तो इन्फ्लामेशन ही दिखेगा ना, बट अंदर से तो उसका नंबर बढ़ते जा रहे हैं. ठीक है, अब ये देखो, ये क्वेश्चन दे रखा है, ये वैसी ऐसे ही इंटरेस्ट के लिए देख लेते हैं. What will be the partial pressure of O2 and partial pressure of CO2 in atmosphere compared to those in alveoli? ठीक है, अब ऑक्सीजन को हमें बाहर से अंदर लाना है. ठीक है, तो गैस कहाँ से मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ना. ठीक है, तो बाहर प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए और अंदर कम होना चाहिए. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर कंपेयर टू एल्वियोलाई कम होना चाहिए. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लोअर होना चाहिए, हाई होना चाहिए. इन ये पूछ रहा है ना, व्हाट विल बी द PO2 एंड PSO2 इन एटमॉस्फेयर पूछ रहा है ना, एज कंपेयर टू एल्वियोलाई. ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए, तो हायर वाले ऑप्शन देख लो, दो दे रखे हैं, एक तो ये है और एक ये है. अब CO2 को बाहर भेजना है, तो अंदर CO2 का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, बाहर कम होना चाहिए एटमॉस्फेयर में, ताकि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव कर जाए. तो एल्वियोलाई में कम होना चाहिए और एटमॉस्फेयर में, एल्वियोलाई में ज्यादा होना चाहिए, एटमॉस्फेयर में कम होना चाहिए. ठीक है, तो एटमॉस्फेयर की बात कर रहा है. पार्शियल, व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर. ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की बात कर रहा है. तो CO2 का कम होना चाहिए, तो लेसर वाला ये रहा, इसमें हाई दे रखा है, इसलिए करो तो सेकंड ऑप्शन सही आंसर चला जाएगा. अब कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम एक बार देख लेते हैं. तो एक क्वेश्चन दे रखा है, द इम्पल्स फॉर वॉलेंटरी मसल्स फॉर ब्रीदिंग स्टार्ट इन. ठीक है, तो जो वॉलेंटरी मसल्स हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा सेरिब्रम. वैसे तो ये क्वेश्चन दे रखा है कि द इम्पल्स फॉर वॉलेंटरी मसल्स फॉर फोर्स ब्रीदिंग स्टार्ट्स इन. ठीक है, फोर्स ब्रीदिंग के लिए, तो इसका आंसर सेरिब्रम है. जैसे हमें अगर इसमें एक स्टेटमेंट भी दे रखी थी ना कि जैसे एब्डोमेन में हमारे एक्स्ट्रा पेयर्स ऑफ मसल्स होते हैं, ताकि हम जो रेस्पिरेटरी रेट है उसको रेगुलेट कर सकें. ठीक है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की बात कर रहा था वैसे वो. ठीक है, तो इसका आंसर सेरिब्रम जाएगा. इम्पल्स फॉर वॉलेंटरी मसल्स फॉर फोर्स ब्रीदिंग स्टार्ट्स इन सेरिब्रम. इसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा मत टिकाना. ठीक है, वो एक तो स्विच ऑफ रेस्पिरेशन करता है और कीमोसेंसिटिव एरिया सीडोनिक नसों को, वैसे कीमोसेंसिटिव एरिया भी स्टिमुलेट कर सकता है फोर्स ब्रीदिंग को. ठीक है, बट वो इनवॉलेंटरी हो जाएगा. आ रही बात समझ में, वो फिर ब्रेन अपना सिग्नल भेजेगा, बट ये वॉलेंटरी की बात कर रहे हैं, इसीलिए सेरेब्रम जाएगा. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार हम. अब दे रखा है स्टेटमेंट ए, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज प्रेजेंट इन एरिथ्रोसाइट्स. ठीक है, और ठीक है, होता है, आरबीसी में होता है, और हमें पता है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस की कंसंट्रेशन आरबीसी में भी होती है और प्लाज्मा में भी होती है, बट आरबीसी में मेजर कंसंट्रेशन रहती है. अब सेकंड स्टेटमेंट दे रखी है, इन आरबीसीज द कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद वाटर एंड इज ट्रांसपोर्टेड. बिल्कुल सही, आरबीसी के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेस है और वही इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, CO2 प्लस H2O, जो कि बाइकार्बोनेट बना देता है आगे चल के. ठीक है, तो जो ए स्टेटमेंट है वो बी के लिए रिस्पॉन्सिबल है. बिल्कुल सही है, क्योंकि अब देखो इसमें लिखा हुआ है कि जो आरबीसी है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन हो रहा है. क्यों हो रहा है,
क्योंकि आरबीसी के अंदर हमारे पास मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रस एंजाइम है जो कि इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है, तो बिल्कुल सही है। अब एक दे रखा है, देखो क्वेश्चन आ गया एनसीईआरटी के स्टेटमेंट से उठा के, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, यही स्टेटमेंट आ गई। ठीक है, तो इसका आंसर, इसके ऑप्शन देखो, डोर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर, वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर, नीमोटॉक्सिक सेंटर और कीमोसेंसिटिव एरिया। ठीक है, तो हमें तो पता है ना कि नीमोटॉक्सिक सेंटर और कीमोसेंसिटिव एरिया दोनों के दोनों अफेक्ट करते हैं, बट एनसीईआरटी ने नीमोटॉक्सिक सेंटर को प्रेफरेंस दिया है, तो हमारा जो आंसर है वो भी नीमोटॉक्सिक सेंटर ही जाएगा। तो अगर ऑप्शन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स कैन मॉडरेट द फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, तो उसमें आंसर जाएगा हमारे पास नीमोटॉक्सिक सेंटर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, a chemosensitive area is situated adjacent to respiratory rhythm center which is highly sensitive to dash and dash, तो CO2 और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन की तरह वो सेंसिटिव है। सिंपल क्वेश्चन था एकदम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो असर्शन रीजन है, तो असर्शन दे रखा है, a chemosensitive area is situated adjacent to rhythm center which is highly sensitive to carbon dioxide and hydrogen ions, तो बिल्कुल सही है। रीजन दे रखा है, the role of oxygen in the regulation of respiratory rhythm is quite insignificant। अब दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स एनसीईआरटी की ही हैं और रीजन भी बिल्कुल सही दे रखा है। कीमोसेंसिटिव एरिया CO2 और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है से सेंसिटिव है। क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन का रोल ही नहीं है। अगर ऑक्सीजन का रोल होता तो कीमोसेंसिटिव एरिया ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पर भी डिपेंड करता। ठीक है, खैर इसमें आंसर सेकंड दे रखा है, मतलब दोनों स्टेटमेंट सही हैं, एनसीईआरटी की हैं, बट रीजन करेक्ट नहीं है। ठीक है, इसमें कीमोसेंसिटिव एरिया CO2 और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि रोल ऑफ ऑक्सीजन इज इनसिग्निफिकेंट। नहीं, देखो हमने ये फाइंड आउट किया कि जो कीमोसेंसिटिव एरिया वो सिर्फ CO2 और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, उससे उससे हमारे पास ये रिजल्ट निकला, या फिर ये बोले एक नया हमारे पास स्टेटमेंट आ गया। उसका रिजल्ट था कि रोल ऑफ ऑक्सीजन इनसिग्निफिकेंट है। ठीक है, क्योंकि कीमोसेंसिटिव एरिया सिर्फ और सिर्फ CO2 और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को सेंस कर रहा था। बट अगर ये बोला जाए कि ये CO2 और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को सेंस करता है क्योंकि ऑक्सीजन का रोल बहुत कम है, तो ये गलत हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ये सिर्फ और सिर्फ CO2 और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन की तरफ सेंसिटिव है, इसीलिए हमने बोला है कि ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो अगर ये स्टेटमेंट दे रखा होगा और ये रीजन दे रखा होता कि कीमोसेंसिटिव एरिया CO2 और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन की तरफ सेंसिटिव है, इसीलिए हमने एक नया पॉइंटर डाल दिया, एक नई हमारे पास चीज आ गई कि नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन आ गई। ये इंफॉर्मेशन इससे निकली है। ठीक है, इस चीज का रीजन ये है कि ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है। ठीक है, बट अगर बोला जाए कि ये रीजन है कि इसका अगर ऐसे बोले, देखो अगर ऐसे बोले कि ये कीमोसेंसिटिव एरिया CO2 और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन की तरफ सेंसिटिव है क्योंकि ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता, तो ये गलत। बट अगर हमने देखा कि कीमोसेंसिटिव एरिया CO2 और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन की तरफ सेंसिटिव है, इससे हमने ये फाइंड आउट किया या फिर हमें नई चीज पता चली कि रोल ऑफ ऑक्सीजन इनसिग्निफिकेंट रहता है। अगला देखते हैं, नीमोटॉक्सिक सेंटर कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, बिल्कुल सही। ठीक है, अब इसका रीजन, न्यूरल सिग्नल फ्रॉम न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड देयरबाय ऑल्टर रेस्पिरेटरी रेट, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसने बोला कि न्यूमोटॉक्सिक सेंटर इसके फंक्शन को रेगुलेट कर सकता है। क्यों रेगुलेट कर सकता है? क्योंकि वो ऐसे ऐसे इसको अफेक्ट करता है, उसके स्विच ऑफ इंस्पायरेशन है। ठीक है, अब इसको उल्टा घुमा के देखो कि अगर आ जाए, हमने पहले ये देखा ना कि जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर था, ठीक है, वो स्विच ऑफ इंस्पायरेशन कर रहा था, इसीलिए हमने बोला ना कि इसके फंक्शन को रेगुलेट कर सकता है।
ठीक है, तो रीजन क्या हुआ, उससे डिराइव करके ये लाया ना। जैसे रोल ऑफ ऑक्सीजन इनसिग्निफिकेंट है, ये हमने किससे डिराइव किया, इससे डिराइव किया, तो रीजन ये हुआ। ऐसे ही अगर बोलें कि नीमोटॉक्सिक सेंटर है वो मॉडरेट कर सकता है रेगुलेटरी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शंस को, ये किससे डिराइव किया है, हमने पहले चेक किया ना कि वो स्विच ऑफ इंस्पायरेशन कर रहा है, उससे हमने डिराइव किया कि नीमोटॉक्सिक सेंटर उसके फंक्शन को वो कर सकता है। तो ये बिल्कुल सही दे रखा है, तो इसका आंसर भी देख लेते हैं एक बार, सही है, सही रीजन दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूरोटॉक्सिक सिग्नल्स रिजल्ट्स कंप्लीट फिलिंग ऑफ लंग्स। गलत, न्यूरोटॉक्सिक सेंटर क्या करता है, वो तो स्विच ऑफ करता है उल्टा रेस्पिरेशन को, ये तो क्या कर रहा है और भर देगा, गलत बता रहा है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने देखनी थी इस रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन से, और अच्छे से हमें समझ आ गया होगा कि एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स को स्टिक करके चलना है। तो इस चैप्टर को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, बट जो हमारी आर्ट फाइल वाले नोट्स हैं उसके अंदर एक बार हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और CO2 देखना है अलग अलग रीजन्स में, एटमॉस्फेयर में और बॉडी के अंदर भी। ठीक है, और कुछ एक चीज़ें हैं जो हमें वहाँ से देखनी है, एक इसका डायग्राम भी देख लेना है। ठीक है, बस, और ये चैप्टर कंप्लीट है अपना, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस देख लेना है, मार्क तो कर ही दिए।